मेरा नाम डेविड है। मैं मैक्सिको के एक छोटे से शहर में अपने परिवार के साथ रहता हूँ। मरिया मेरी पत्नी से मेरा लव मैरिज हुआ था। मेरे माता पिता इस शादी के राज़ी नहीं थे, इसलिए मैंने शादी के बाद अलग रहने का फैसला किया। पर कुछ सालों बाद मरिया की समझदारी, घर चलाने के हुनर को देखकर उनकी राय उसके बारे में बदल गई और उन्होंने उसे अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। आज हम सब एक खुशहाल परिवार की तरह रहते हैं। हालांकि मैं उनके साथ नहीं रह पाता क्योंकि मेरा ऑफिस उनके घर से 2 घंटे के रास्ते पर है, पर हर शनिवार हम उनसे मिलने ज़रूर जाते हैं। मेरे परिवार में मेरा 10 साल का बेटा पीटर, 5 साल की बेटी सोफिया और 5 महीने का बेटा ओलिवर है। एक दिन मुझे मेरे पिताजी का फ़ोन आया कि हमारी दादी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है और उनकी आखिरी इच्छा है कि हम सब उनके आखिरी समय में उनके पास ही रहें। वो मेरे छोटे बेटे ओलिवर को भी देखना चाहते थे। मेरी दादी शहर से थोड़ा दूर बहुत ही सुंदर बंगले में रहती थी। वो बंगला इसलिए सुंदर नहीं था कि वो बहुत आलीशान बना हुआ था। वो एक छोटा सा बंगला था जिसमें बहुत ही मामूली सुविधाएं उपलब्ध थे, पर वो बंगला सुंदर इसलिए था क्योंकि वो 3 तरफ से एक झील से घिरा हुआ था। वो बहुत ही सुंदर झील थे जिसे देखकर मन खुश हो उठता था। मेरे पिताजी दादी के साथ नहीं रह पाते थे क्योंकि शहर में उनकी अपनी दुकान थी। पिताजी ने बहुत कोशिश की कि दादी के पास आकर रहें, पर दादी वो घर छोड़ने को तैयार नहीं थी। उनका मन उसी घर में बसा हुआ था। दादी की इच्छा पूर्ति के लिए हमने ये फैसला लिया कि हम उनके पास जाकर रहेंगे। पिताजी ने दुकान का काम नौकरों पर छोड़ दिया और मैंने भी अपने ऑफिस से 1 महीने की छुट्टी ले ली। जब हम सब वहाँ पहुँचे तो दादी हमें देखकर बहुत खुश हुई। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि हम सब उनके बुलाने पर आ गए। मेरे बच्चे पहली बार उनसे मिल रहे थे। उन्होंने उन तीनों को बहुत प्यार किया और उनके लिए बहुत सारी मिठाइयाँ और चॉकलेट्स मंगवाई। क्योंकि वो घर हम सब के लिए थोड़ा छोटा था, इसलिए हम सबको किसी न किसी तरह वहाँ पर एडजस्ट करना था। दादी ने सबके लिए इंतज़ाम कर रखे थे। उन्होंने बच्चों को कड़ी हिदायत दी कि कोई भी बिना माँ बाप के झील पर घूमने नहीं जाएगा। 2-3 दिन बाद बहुत ही आराम से गुजर गए। बच्चों को उस बंगले में मज़ा आ रहा था। हालांकि रात में उन्हें वहाँ थोड़ा डर लगता था क्योंकि उन दोनों को बाहर हॉल में सोना पड़ता था। दादी की तबीयत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। हम सब बस यही दुआ कर रहे थे कि वो आराम से इस दुनिया को अलविदा कह सकें और उनकी जो भी ख्वाहिश है उसे हम पूरा करते रहें। मेरी बेटी सोफिया जब भी रात को बाथरूम जाने के लिए उठती है तो अपनी माँ को आवाज़ देती है। उसे अकेले जाने से डर लगता है। उस रात भी वो जब उठी तो उसने अपनी माँ को आवाज़ दी। हमारा कमरा ऊपर था, इसलिए हमें उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दी। जब सोफिया ने 2-3 बार आवाज़ दी और मरिया ने नहीं सुनी तो उसने एक बार चिल्लाकर उसे पुकारा। तभी उसे दरवाजे में से एक औरत आती नजर आई। उसने सफ़ेद रंग का गाउन पहन रखा था और अपने चेहरे को भी सफ़ेद दुपट्टे से ढक रखा था। उसके काले लंबे घने बाल थे। सोफिया को उसका चेहरा ढंग से दिख नहीं रहा था, पर उसे देखकर सोफिया को बहुत अजीब लगा क्योंकि उसे ये एहसास था कि ये उसकी माँ नहीं हो सकती, क्योंकि उसने बहुत अलग तरह के कपड़े पहन रखे थे।
वो औरत दरवाजे के पास खड़ी होकर सुबकियां लेने लगी। सोफिया ये देखकर घबरा गई। वो उठकर उसके पास पहुंची। जैसे ही वो उस औरत के नज़दीक गई, उस औरत ने अपने हाथों से अपने चेहरे पर ढके दुपट्टे को हटा दिया। उसके चेहरे को देखते ही सोफिया घबरा गई। वो फर्श पर गिर गए। फिर वो भागकर अपने पलंग पर चढ़ गई और अपने आप को चादर से ढक लिया और खूब तेज चिल्लाने लगी। उसके चिल्लाने की आवाज़ से हम सब उठ गए। मैं और मरिया भागते हुए नीचे आए तो देखा कि उसने अपने आप को चादर से ढक रखा था और पूरी तरह से कांप रहे थे। हमारे बहुत कहने के बाद उसने चादर हटाई और अपनी माँ से लिपट कर रोने लगी। थोड़ी देर बाद वो जब शांत हुई तो हमने उससे पूछा तो उसने हमें सब कुछ बताया। हमने थोड़ा सोचा और उसके बाद हमें ऐसा लगा कि शायद उसने कोई सपना देखा था। हमने उसे समझा बुझा कर सुला दिया, पर उस दिन के बाद सोफिया हॉल में नहीं सो पाई। वो हमारे साथ ही उस छोटे कमरे में नीचे फर्श पर बिस्तर बनाकर सो जाते थे। अब मेरा बेटा पीटर अकेले ही हॉल में सोने लगा। अंदर से शायद वो भी डरा हुआ था, पर बाहर से वो अपने आप को बहुत बहादुर दिखाता था। जब भी वो रात को सोता तो टीवी और लाइट ऑन करके सोता। एक रात जब वो गहरी नींद में सो रहा था तो अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाज़ से वो उठ गया। वो ये देखकर हैरान हो गया कि टीवी और लाइट दोनों ही बंद थे। तभी उसे किसी महिला के रोने की आवाज़ आने लगी। पहले उसे लगा कि शायद दादी की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई है और वो रो रही हैं। तो वो दादी के कमरे में गया, पर वहाँ उसने देखा कि वो तो आराम से गहरी नींद में सो रहे थे। वो वापस हॉल में अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। वो रोने की आवाज़ तेज होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई औरत बहुत घंटों से रो रही है और अब उसका गला सूख चुका है। वो हिम्मत करके खिड़की के पास जा पहुंचा तो उसने महसूस किया कि वो आवाज़ उसके करीब आती जा रही है। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। एक तरफ वो अंदर ही अंदर डर रहा था, डर के मारे कांप रहा था, और दूसरी तरफ वो अपनी बहादुर लड़के की छवि को भी खराब नहीं करना चाहता था। वो चाहता था कि कोई भी उसे डरपोक ना बुलाए। उसने सोचा कि उसे खिड़की से बाहर झांक कर देखना चाहिए, शायद कोई महिला सच में तकलीफ में हो। जैसे ही उसने खिड़की खोली, उसे उस महिला की आवाज़ें आने लगी। वो महिला रो रो कर बोल रहे थे, मेरे बच्चों को बचाओ, मेरे बच्चों को बचाओ। पीटर को लगा कि शायद उस महिला के बच्चे मुसीबत में हैं, इसलिए वो रोकर मदद मांग रही है। पीटर ने पूरी खिड़की खोल जैसे ही अपना मुंह खिड़की से बाहर निकाला तो वो महिला उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसके भयानक चेहरे को देखकर पीटर बुरी तरह से डर गया और डर के मारे कांपने लगा। तभी उस महिला के अजीब से कंकाल के समान दिखने वाले हाथ ने पीटर के हाथ को कसकर जकड़ लिया। अब पीटर के पसीने छूट गए। वो कांपते हुए जोर से चीखा। उसके चीखते ही उस औरत रूपी चुड़ैल की पकड़ कमज़ोर हो गई और पीटर ने उससे झपेटे से अपना हाथ छुड़ा लिया और सरपट दौड़कर हमारे कमरे में आ गया। उसने आकर ज़ोर से मुझे हिलाया। मैं घबरा कर उठा तो वो इतनी बुरी तरह कांप रहा था कि उसने बोला भी नहीं जा रहा था। वो हाँफते हुए नीचे की तरफ इशारा कर रहा था। तब तक मरिया भी उठ गई। हम दोनों उसे लेकर नीचे पहुँचे, पर वहाँ कुछ नहीं था। पीटर अब थोड़ा डरा डरा सा रहने लगा। वो अकेले कहीं भी घर में जाने से डरता था।
बच्चों की ऐसी हालत देखकर मैं और मरिया थोड़ा परेशान हो गए। हमने अपने माता पिता को सब कुछ बताया। मेरे माता पिता भी थोड़ा परेशान हुए, पर हम ये बात दादी को नहीं बता सकते हैं। उनके इस आखिरी वक्त में हम सब उन्हें छोड़कर नहीं जा सकते थे, इसलिए हमने फैसला किया कि अब हम सब बच्चे हमारे ही कमरे में सोएंगे। एक दिन मेरी पत्नी मरिया ने हमारे बेटे ओलिवर को पालने में खिड़की के पास लेटा रखा था। वो कमरे में कुछ काम कर रहे थे। मैं नीचे हॉल में काम कर रहा था कि अचानक मुझे किसी महिला के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। मैं उठकर किचन की तरफ गया तो वो आवाज़ और तेज हो गई। मैंने मरिया को आवाज़ लगाई। मरिया दौड़कर मेरे पास आई। मैंने उसे वो आवाज़ सुनने को कहा। उसने जब ध्यान से सुना तो उसे भी किसी महिला के रोने की आवाज़ आ रहे थे, पर अब वो आवाज़ हमसे दूर होती जा रहे थे और धीरे धीरे वो आवाज़ आनी बंद हो गई। तभी अचानक हमें अपने छोटे बेटे ओलिवर के बहुत तेज रोने की आवाज़ सुनाई दी। हम बेसुध हो गए, उस तरफ भागे। जैसे ही हमने कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने का नज़ारा देख हमारा कलेजा मुंह को आ गया। हमारे बेटे के पालने के नज़दीक एक परछाई दिखाई पड़ी। उस परछाई ने सफ़ेद रंग का गाउन पहन रखा था और उसका चेहरा भी सफ़ेद रंग के दुपट्टे से ढका हुआ था। उसने जैसे ही ओलिवर को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, मरिया चीख पड़ी और भागकर उसने ओलिवर को अपनी गोद में उठा लिया। बिजली से भी तेज रफ्तार से वो परछाई खिड़की से बाहर निकल गई। मैंने भागकर खिड़की बंद कर दी और हम दोनों छोटे से ओलिवर को चुप कराने में लग गए। अब ये बात साफ हो चुकी थी कि उस घर में किसी न किसी परछाई का साया है, और जो कुछ भी सोफिया और पीटर ने हमें बताया वो सब सच था। हम सब बड़े लोग हॉल में इकट्ठा हो इस बात पर चर्चा कर रहे थे, पर पीटर और सोफिया इतना डर गए थे कि डर के मारे वो एक कोने में बैठे हुए थे। वो शायद अतीत में हुए अपने अनुभव को याद करके डर रहे थे। तभी मेरी माँ ने बताया कि बचपन में जब वो इस मकान में रहते थे तब उनको भी कुछ ऐसा अनुभव हुआ था। उस समय लाल रोना के किस्से बहुत प्रचलित थे। वो औरत एक ऐसी परछाई थी जो सिर्फ बच्चों को उठाकर ले जाती थी। अगर कोई बच्चा उसके रोने की आवाज़ सुनकर उसकी ओर बढ़ता तो वो उस बच्चे को वहाँ से गायब कर देती थी। मेरे पिताजी के अनुसार अब बस एक ही रास्ता था। हमें किसी ऐसे इंसान को बुलाना पड़ेगा जो ऐसी आत्माओं को कैद करने की शक्ति रखता है। मेरी माँ की सहेली एक ऐसे अघोड़ी बाबा को जानती थी जिनके पास ऐसी असाधारण शक्ति थी। उन्होंने उन्हें हमारे घर में बुला लिया। जब वो अघोड़ी बाबा हमारे घर में आए तो उन्हें देख हम सब कुछ वक्त के लिए डर गए। उनका होलिया ही कुछ ऐसा था। उनके गले में धातु की बनी नरमुंडी की माला लटक रहे थे, हाथ में चिमटा, कान में कुंडल और पूरे शरीर पर राख मल रखे थे। यह घोड़ी बाबा पराशक्तियों को अपने वश में करने के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। सब कुछ सुनने के बाद उन्होंने वहाँ एक छोटी सी तांत्रिक पूजा करने का उपाय सुझाया। उस पूजा में कुछ असाधारण सामान की ज़रूरत पड़ने वाली थी जिसे देखकर शायद बच्चे डर जाएं। इसलिए बच्चों को दादी के कमरे में बैठा दिया गया। कुछ समय में उन्होंने अपना सारा सामान लगा दिया और तंत्र मंत्र विधा प्रारंभ कर दी। लगभग 1 घंटे के तंत्र मंत्र के बाद वहाँ एक अजीब सी शक्ति का एहसास होने लगा। हम सब डरकर एक दूसरे का हाथ पकड़ बैठे। तभी हमने देखा कि वो बाबा किसी अनदेखी शक्ति से बात कर रहे हैं।
उन्होंने उस शक्ति को कई बार अपने पास बुलाने की कोशिश करी, पर वो नहीं आई। तब उन्होंने एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र का प्रयोग किया। तभी बिजली से भी तेज रफ्तार से एक परछाई उनके सामने आकर खड़ी हो गई। वो परछाई जोर जोर से चीख रहे थे। हम सब उसे देखकर डर से कांपने लगे। उस बाबा ने उस परछाई को एक बोतल में आने को कहा, पर जब वो परछाई नहीं मानी तो उन्होंने एक मंत्र का उच्चारण किया, जिससे वो परछाई तड़पने लगी और घर में इधर उधर दौड़ने लगी। हम सब ने अपने आप को एक चादर के नीचे छुपा लिया। फिर उस बाबा ने अपने मंत्रों का उच्चारण और जोर से करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद वो परछाई उस बोतल में कैद हो गई। उसके बोतल में कैद होते ही मानो एक सन्नाटा छा गया। ऐसा लगा जैसे बहुत तेज तूफान आया हो और अब सब कुछ थम गया हो। अघोड़ी बाबा ने हमें बताया कि अब सब कुछ सही हो गया। वो परछाई अब हमें कभी भी परेशान नहीं करेगी। कुछ दिनों बाद दादी भी इस दुनिया से चली गई। अब हम सबके पास वापस जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। हमने उस घर को हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा दिया। भले ही अब वहाँ डरने की कोई बात नहीं है, मगर कोई भी वहाँ रहना नहीं चाहता। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। ये बात आज से 10 साल पुरानी है, जब मैं एक ऐसे अस्पताल में नर्स की नौकरी करती थी जहां बूढ़े और लाचार लोग अपने आखिरी दिनों का इंतज़ार कर रहे होते थे। ज़्यादातर मरीज़ बिस्तर पर ही पड़े रहते थे, धीरे धीरे अपनी मौत की ओर बढ़ते हुए, जैसे नींद और बेहोशी के बीच में कहीं अटके हुए हों। मैं उस रात की ड्यूटी पर थी, अपने सबसे प्यारी सहकर्मी दोस्त के साथ। हम दोनों साथ में काम करना पसंद करते थे, जैसे दो चुपचाप जागते पहरेदार किसी मरते हुए किले में। सोचिए, पूरे अस्पताल में 120 मरीज और सिर्फ हम 2 स्वस्थ इंसान। हाँ, उनमें से कुछ अब भी अपने काम खुद कर सकते थे, लेकिन फिर भी वो इमारत, वो रात, वो कुछ तो अजीब था। रात के 3 बजे से सुबह 5:30 बजे के बीच हमारा सबसे अहम चक्कर होता था। डायपर बदलना, दवाइयाँ देना, पानी पिलाना। उस रात 2 वार्ड बचे थे। हम दूसरे वार्ड में घुसे ही थे कि अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। एक औरत की आवाज़, तेज और साफ, लेकिन उसमें कुछ रुकावट थी, जैसे पुरानी रेडियो फ्रीक्वेंसी हो। मगर जो बोल रहा था वो समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपनी साथी से कहा, सुनो ज़रा, कुछ गड़बड़ लग रही है। उसने कान लगाया और बोली, अजीब तो है, लगता है जैसे किसी ने टीवी या रेडियो ऑन कर दिया हो। मैंने धीमे से कहा, पर स्टेफनी, यहाँ कौन ऑन करेगा? ये मरीज़ तो हिल भी नहीं सकते हैं, और यह आवाज़ किसी बंद कमरे से नहीं आ रही। ये तो बिल्कुल पास से आ रही है, जैसे कोई हमारे पीछे ही खड़ा हो। उसने मुझे देखा, थोड़ा गंभीर, थोड़ा डरा हुआ चेहरा, और बोली, सही कह रही हो, लेकिन चलो काम पूरा कर लें। हम आगे बढ़ते गए, कान वहीं टिके रहे, और तभी आवाज़ एकदम बंद हो गई। एक पल के लिए मैं ठिठक गई। मन में ख्याल आया, शायद मैं थक चुकी हूँ, शायद ये सब बस मेरे दिमाग का खेल है। हम अपने अगले मरीज़ के पास पहुँचे। उसकी हालत बेहद ख़राब थी। पूरा बिस्तर, उसके कपड़े, यहाँ तक कि उसका शरीर भी सब गीले मल से सना हुआ था। हमने पूरा बिस्तर साफ करना पड़ा, उसे नहलाना पड़ा और नया पायजामा पहनाना पड़ा।
हम सब करते करते कई बार बाथरूम और बेड के बीच भी भागना पड़ा। आखिर में स्टेफनी ने कहा कि वो मरीज को नया शर्ट पहनाएगी, तो मैंने सारे गंदे कपड़े और चादर बाहर ले जाकर हॉलवे में रखें और सप्लाई ट्रॉली के पास जमा करना शुरू कर दिया। हमें नई चादरें, कंबल, स्किन क्रीम, तौलिए, बहुत कुछ चाहिए था, इसलिए दरवाज़ा खुला ही छोड़ दिया ताकि चीज़ें आसानी से लाई जा सकें। मेरी पीठ स्टेफनी की तरफ थी, लेकिन उसकी आवाज़ अब भी सुनाई दे रहे थे। वो मरीज से कुछ कह रहे थे, उसे धीरे धीरे सीधा कर रहे थे। जैसे ही मैं बाहर निकली, एक गंदी चादर मेरे हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर पड़ी। मैं झुकी उसे उठाने के लिए और उसी पल मेरी नज़र उस खुले दरवाजे से होकर हॉलवे पर पड़ी। मैंने जो देखा उसे आज तक भूल नहीं पाई। एक बूढ़ी छोटी सी काया वाली सफ़ेद नाइटी में लिपटी हुई हॉलवे में बिना आवाज़ के जा रहे थे। उसका शरीर ज़मीन से कुछ इंच ऊपर था। वो चल नहीं रहे थे, बल्कि हवा में तैर रहे थे, एकदम चुपचाप। पहली सोच ये आई कि क्या स्टेफनी बाहर आ गई है, क्योंकि नर्सों की यूनिफॉर्म तो सफ़ेद होती है। पर फिर दिमाग में जवाब आया, नहीं, अगर स्टेफनी बाहर आती तो मैं उसे देखती। मैं वहीं जम गई। मेरा शरीर हिल नहीं पा रहा था, जैसे वक्त रुक गया हो। सब कुछ बस कुछ सेकंड्स में हुआ। तभी पीछे से स्टेफनी की आवाज़ आई। वो हंसते हुए बिल्कुल सामान्य लहजे में बोली, अरे क्या चल रहा है? पूरी रात ये गंदी चादरें उठाए घूमने का प्लान है क्या? मैं उछल पड़ी, उसकी ओर मुड़ी और कांपती आवाज़ में बोली, स्टेफनी, तुम तो बाहर थी। मैंने तुम्हें हॉलवे में चलते देखा। उसने भौहें चढ़ाई और बोली, नहीं, मैं तो मरीज को तैयार कर रही थी, याद है ना? तुझे क्या हो गया? तेरा चेहरा बिल्कुल सफ़ेद हो गया। सब ठीक तो है ना? मेरे हाथ से सब कुछ छूट गया, चादरें, कपड़े, सब, और मैं पागलों की तरह भागती हुई हॉलवे में निकल गई। वो औरत, उसका साया अब भी वहीं था, दीवार की ओर बढ़ता हुआ, और फिर एक पल में वो दीवार के आर पार चलती गई, जैसे कभी वो थी ही नहीं। स्टेफनी पीछे पीछे दौड़ कर आई। उसने मुझे वहीं खड़ा पाया। मैं कांपती हुई, पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हुए, जैसे किसी बर्फीली हवाओं वाले कमरे में खड़ी हूँ। बाहर गर्मियों की तपिश थी, लेकिन उस हॉलवे में कसम से ऐसा लग रहा था जैसे कोई फ्रिज खोल कर खड़ा हो। स्टेफनी ने चौंक कर कहा, यहाँ इतनी ठंड अचानक से कैसे हो गई? उसे वो औरत नहीं दिखी थी, और फिर ना जाने क्यों, शायद उस पल की कोई अजीब सी सच्चाई थी। मैं बोल पड़ी, हमें नीचे जाना होगा, मिसेज जेड अब इस दुनिया में नहीं रही। वो हक्की बक्की रह गई। क्या? तुम कैसे कह सकती हो? अभी थोड़ी देर पहले ही तो देखा था, वो सो रही थी। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, स्टेफनी, मैंने उनकी आत्मा को देखा है, वो अभी अभी इस हॉलवे से गुजरी। स्टेफनी भी अब उछलने में मेरे साथ नीचे चल पड़ी। जब हम मिसेज जेड के कमरे में पहुंचे, वहाँ अजीब सी शांति थी, और वो सचमुच जा चुकी थी। उनका शरीर अब भी गर्म था, जैसे कुछ ही पलों पहले उन्होंने अंतिम सांस ली हो। हमने तुरंत मेडिकल स्टाफ को बुलाया ताकि उनकी मौत की पुष्टि की जा सके। शिफ्ट खत्म होते होते हमने उन्हें अच्छे से धोया और एक सुंदर सी ड्रेस पहनाई। मैं पूरी प्रक्रिया के दौरान एक शब्द भी नहीं बोली, लेकिन स्टेफनी वो चुप नहीं बैठी।
बार बार मुझसे सवाल पूछती रही, जैसे उसे किसी भी तरह समझना था कि ये सब हुआ कैसे। घर पहुंचते ही मैं अपने बिस्तर पर लेट गई। डर अब भी लग रहा था, बस हैरानी थी, गहरी शांतपूर्ण हैरानी। कुछ घंटे सोई और सपना आया मिसेस जेड का। वो मेरी ओर आ रहे थे, जैसे जवान उम्र में हो, बिल्कुल बढ़िया, मुस्कुराती हुई। उनके चारों ओर हल्की सफ़ेद रोशनी थी, शांत और सुकून भरी। उन्होंने मुझे देखा और कहा, शुक्रिया बेटा, इतने सालों तक मेरा ख्याल रखने के लिए। अब मुझे जाना है। वो सब क्या था, मैं आज तक कभी समझ नहीं पाई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।